में हमें तीसरे पाठ के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझेंगे। महत्वपूर्ण बिंदुओं में जो पूरा पाठ है उसका सार है, उसकी समरी है। जो हमने पाठ पहले समझा था उसका एक प्रकार से रिवीजन है। तो सबसे पहले पहला पॉइंट है, जेनेटिक्स शब्द का प्रतिपादन बेटसन ने किया। देखिए, जो जेनेटिक्स जो शब्द है, ये शब्द किसने दिया? क्वेश्चन बनता है अपना, ये शब्द बेटसन नामक वैज्ञानिक है, उसने दिया था। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, सजीवों में, सजीव का मतलब चाहे पेड़ पौधे हो या जंतु हो, में जनक, जनक का मतलब माता पिता। पेड़ पौधों के भी तो माता पिता होते हैं, जहां से बीज बनता है, बीज से नया पौधा बनता है। ठीक है। तो जिस पौधे से बीज बना है वो पौधा उसका जनक कहलाता है। सजीवों में जनक से संतति में आनुवंशिक लक्षणों, संतति यानी कि संतान में आनुवंशिक लक्षणों, आनुवंशिक लक्षणों का मतलब क्या है? बाहर से दिखाई देने वाले लक्षण या आंतरिक लक्षण ना। जैसे बाहर से दिखने वाले लक्षण कौन कौन से हो सकते हैं? शारीरिक लक्षणों में बनावट, है ना, ऊंचाई, वो बाहर के लक्षण है। आंखों का रंग, है ना, मनुष्य की बात करें तो बालों की आकृति, त्वचा का रंग, नाक नक्शा अपने माता पिता से मिलता जुलता होता है, आवाज वगैरह, तो ये आनुवंशिक लक्षण है। आंतरिक लक्षणों में जैसे बुद्धि लब्धि यानी कि मानसिकता, सोच, ये आंतरिक लक्षणों में आ जाते हैं। तो ये बता रहा है कि आनुवंशिकता किसे कहते हैं। परिभाषा ये है आनुवंशिकता की कि सजीवों में जनक से संतति में आनुवंशिक लक्षणों के संचरण को, संचरण मानी पहुंचना, देखो क्या होता है कि जनक से संतति में क्या पहुंचते हैं? आनुवंशिक लक्षणों का पहुंचना ही आनुवंशिकता कहलाता है। सरल भाषा में अपन क्या लिख सकते हैं कि जनक से संतति में, जनक यानी कि माता पिता से संतति, संतान में, माता पिता से संतान में आनुवंशिक लक्षणों का पहुंचना आनुवंशिकता कहलाता है। ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है वो है आनुवंशिकता, जो अभी पढ़ा ना अपन, आनुवंशिकता ए विभिन्नताओं, विभिन्नताओं का मतलब क्या है? जो नए लक्षण आए हैं। देखो, आनुवंशिकता तो क्या था कि माता पिता के लक्षण संतान में जो पहुंच रहे थे वो तो आनुवंशिकता था, लेकिन हमारे जो आकार, आकृति, रंग रूप है, जो लक्षण है, वो सारे के सारे माता पिता से नहीं मिलते हैं। कुछ लक्षण नए आते हैं, उन लक्षणों को ही विभिन्नताएं कहते हैं। ठीक है। तो आनुवंशिकता यानी कि जो लक्षण माता पिता से आए हैं वो, और विभिन्नता यानी कि जो लक्षण नए आए हैं। ठीक है। इन दोनों का अध्ययन करना आनुवंशिकी कहलाता है। देखिए, एक परिभाषा और बन गई अपनी, आनुवंशिकता और आनुवंशिकी में क्या अंतर है? आनुवंशिकता तो सिर्फ माता पिता से संतान में आने वाले जो लक्षण है, ठीक है, उसे कहते हैं आनुवंशिकता। और आनुवंशिकता और विभिन्नता यानी कि जो लक्षण माता पिता से संतान में आए हैं वो, और जो लक्षण नए आए हैं संतान के अंदर वो, उन दोनों का अध्ययन करना आनुवंशिकी कहलाता है। क्लियर? दोनों अलग अलग शब्द हैं, देखो थोड़ा सा ही फर्क है आनुवंशिकता मेरा आनुवंशिकी में, लेकिन दोनों की परिभाषाएं अलग अलग हैं, महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं दोनों। चलिए फिर अपन आगे देखते हैं। चौथा पॉइंट है, ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहते हैं, यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स। आनुवंशिकी का मतलब क्या है? जेनेटिक्स। ग्रेगर जॉन मेंडल, मेंडल जो वैज्ञानिक हैं, इस वैज्ञानिक ने अपने प्रयोग जो मटर के पौधे पे किए थे और जो परिणाम प्राप्त किए, उसके आधार पर मेंडल को आनुवंशिकी का जनक या आनुवंशिकी का पिता कहा गया है। अगले पॉइंट में बताया गया है कि मेंडल ने अपने प्रयोग उद्यान मटर, कौन सा मटर है? उद्यान मटर। ये उद्यान नाम रखना, उद्यान का मतलब क्या है? गार्डन, बगीचे में बोया जाने वाला। उद्यान मटर का नाम है पायसम सेटाइवम। ये आप नाम पायसम सेटाइवम इंपोर्टेंट है, इसका वानस्पतिक नाम है, वैज्ञानिक नाम है पायसम सेटाइवम। पायसम उसका वंश है, सेटाइवम उसकी जाति है। ठीक है। पर पादप संकरण के प्रयोग की, यानी कि मेंडल ने अपने प्रयोग किस पर किए, कौन से पौधे पे किए? उद्यान मटर पायसम सेटाइवम। अब एग्जाम के अंदर आप केवल उद्यान मटर लिखते हो तो आपके पूरे नंबर नहीं आएंगे,
आपको पायसम सेटावियम नाम लिखना पड़ेगा साथ में, तभी आपको एग्जामिनर पूरे नंबर दे पाएगा। इन प्रयोगों के परिणाम के आधार पर मेंडल ने आनुवंशिकता के नियम बताए और उन्हें ही मेंडलवाद कहा गया। मेंडलवाद किसे कहते हैं? मेंडल ने जो नियम दिए आनुवंशिकता के जो नियम बनाए उन्हें ही मेंडलवाद कहते हैं। कौन कौन से नियम दिए थे मेंडल ने? प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र पुनः का नियम, 3 नियम दिए थे। ठीक है, वो आगे दोबारा देख लेंगे, अभी आएंगे अपने। अब देखिए छठे पॉइंट में क्या है। हुगो डी ब्रीज, कॉल कोरेंस, एरिक वोन शेरमक, ये 3 वैज्ञानिक हैं, तीनों अलग अलग देशों के हैं। हॉलैंड के तो थे हुगो डी ब्रीज कहाँ के थे? हॉलैंड के। जर्मनी के थे कॉल कोरेंस, ये कहाँ के थे? जर्मनी के। और ऑस्ट्रिया जहां मेंडल जहां का था, ऑस्ट्रिया देश का, उसी देश का ऑस्ट्रिया का एरिक वोन शेरमैक। ये 3 अलग अलग देशों के 3 वैज्ञानिकों के नाम हैं। और इन्होंने मेंडल ने जो प्रयोग किए थे मटर के पौधे पर 1865-66 में, इन तीनों वैज्ञानिकों ने सन 1900 में दोबारा प्रयोग किए। क्योंकि मेंडल ने जब प्रयोग किए थे तो वो प्रयोग उसने बिल्कुल सही प्राप्त किए थे, लेकिन उस समय के वैज्ञानिक उनके प्रयोग को नहीं समझ पाए। इसलिए मेंडल के जो नियम है उनके ऊपर दोबारा खोज की हॉलैंड के हुगो डी ब्रीज ने, जर्मनी के कॉल कोरेंस ने, ऑस्ट्रिया के एरिक वोन शेरमक ने। इन तीनों वैज्ञानिकों ने सन 1900 में वही परिणाम प्राप्त किए जो मेंडल ने प्राप्त किए थे लगभग 30-35 साल पहले। ठीक है, तो इसे मेंडल के की पुनर्खोज कहते हैं। मेंडल के नियमों की क्या कहते हैं? पुनः खोज, पुनः यानी दोबारा खोज की गई। और उस समय तो मेंडल मर चुका था। मेंडल को जो आनुवंशिकी के पिता की जो उपाधि दी गई है वो मरणोपरांत दी गई थी। मरणोपरांत यानी कि मरने के बाद में मिली थी, क्योंकि जब तक वो जिंदा था उस समय तक तो अन्य वैज्ञानिक उसके प्रयोग को नहीं समझ पाए थे। अगला पॉइंट है, मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। यानी कि मेंडल की सफलता के कारणों में ये एक पॉइंट बनता है कि मेंडल की सफलता के क्या कारण थे कि उसने मटर के पौधे का चुनाव किया है ना, और उसने एक समय में एक लक्षण की वंशागति का प्रयोग किया। जैसे मटर के 7 विपर्यासी जो लक्षण है उसमें लंबापन जो लक्षण है, लंबा पौधा और बोना पौधा। ठीक है ना, तो उसके ऊपर ही उसने एक लक्षण के ऊपर ही प्रयोग किया। आप कोई भी एक लक्षण ले सकते हो। ठीक है, 8वां पॉइंट है, एक जीन के दोनों युग्म विकल्पी जब समान होते हैं, जैसे लंबाई वाला जीन है कैपिटल टी और कैपिटल टी, दोनों जीन दोनों कैपिटल हैं, तो ये क्या कहलाएगा? समयुग्मजी। या दोनों स्मॉल हैं तब भी समयुग्मजी कहलाएगा। माने समान एक जैसे हैं। एक जीन के दोनों युग्म विकल्पी जब समान होते हैं तो उसे समयुग्मजी कहते हैं, तथा जब भिन्न होते हैं तो उसे विषमयुग्मजी कहते हैं। जैसे एक कैपिटल है और एक स्मॉल टी है, ये जीन है, तो ये क्या कहलाएगा? ये विषमयुग्मजी है। कैसा है ये? विषमयुग्मजी। अलग अलग है प्रकार। 9वां पॉइंट, जनकों के संकरण से प्राप्त, जनक यानी कि माता पिता के संकरण से प्राप्त पीढ़ी को F1 पीढ़ी यानी कि प्रथम पीढ़ी कहते हैं, तथा F1 पीढ़ी के संकरण से प्राप्त पीढ़ी को F2 पीढ़ी कहते हैं। ठीक है, ये तो बिल्कुल सरल सा है, सिंपल सा पॉइंट है। 10वां पॉइंट, वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपनी अभिव्यक्ति दर्शाता है उसे प्रभावी, तथा जो F1 पीढ़ी में अपना प्रभाव नहीं दर्शाता है उसे अप्रभावी कहते हैं। यह परिभाषा है प्रभावी और अप्रभावी किसे कहते हैं। देखिए अपन ने पहले भी समझा था कि इससे कैपिटल टी लंबा पौधा है, इसका क्रॉस करवाया अपने स्मॉल टी से, तो इनके युग्मक बनेंगे, इसका युग्मक बनेगा कैपिटल टी और इसका युग्मक बनेगा स्मॉल टी। इन दोनों युग्मकों को मैंने जोड़ के लिख दिया कैपिटल और स्मॉल, ये F1 पीढ़ी आ गई। ये तो क्या है यहाँ पर, ये दोनों तो है जनक और ये क्या है इनके युग्मक। ठीक है ना, यहाँ लिखेंगे जनक, यहाँ युग्मक, और ये क्या है इसकी F1 पीढ़ी। तो यहाँ ये पौधा कैसा होगा? लंबा होगा। लंबा क्यों होगा? क्योंकि प्रभावी जीन जो है कैपिटल टी, इसके लक्षण प्रकट होंगे। स्मॉल टी बोने वाले लक्षण प्रकट नहीं होंगे, क्योंकि ये बोना टी स्मॉल टी है जो बोने लक्षण पौधे के अंदर बनाता है, ये अप्रभावी है। ठीक है, तो जो लक्षण प्रकट हो रहे हैं वो प्रभावी होंगे और जो लक्षण प्रकट नहीं हो रहे हैं वो अप्रभावी कहलाएंगे। 11वां पॉइंट है,
जब F1PD का संकरण अप्रभावी जनक से करवाया जाता है तो इसे परीक्षण संकरण कहते हैं, टेस्ट क्रॉस कहते हैं। देखिए दोबारा समझते हैं अपन। जैसे ये जनक थे कैपिटल टी और कैपिटल टी, इसका संकरण करवाया बोने पौधे के साथ में स्मॉल टी, युग्मक बना कैपिटल टी, इसका युग्मक बना स्मॉल टी। इन दोनों को मैंने जोड़ के यहां लिख दिया कैपिटल और स्मॉल, ये F1PD। अब देखिए एक संकरण परिभाषा है यहाँ पर, बैक्रॉस या संकर पूर्व संकरण किसे कहते हैं? जब F1PD का जनक, ये इनके जनक है ना, ये जनक हैं, जब F1PD का उसके जनकों के साथ क्रॉस करवाते हैं, किसी भी एक जनक के साथ, ये प्रभावी वाला है और ये अप्रभावी वाला है, तो इसे बैक्रॉस कहते हैं या संकर पूर्वज संकरण कहते हैं, हिंदी में संकर पूर्वज संकरण। अब देखिए ये दो प्रकार का होता है। जब F1PD का क्रॉस प्रभावी जनक के साथ करवाते हैं, किसके साथ? प्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है, तब तो ये कहलाता है, तब इसे अपन अंग्रेजी के अंदर देखिएगा यहां पर अपने बाह्य क्रॉस है ना, इसका नाम क्या? आउट क्रॉस। क्या कहेंगे उसको? आउट क्रॉस कहेंगे, बाह्य संकरण कहेंगे। ठीक है, किसके साथ करवाते हैं? तब जब उसके प्रभावी जनक के साथ करवाते हैं। और जब अप्रभावी जनक, जैसे ये एक प्रभावी जनक था और ये अप्रभावी जनक है ना, और ये मैं सीधा लिख रहा हूं यहां पर, ये F1PD। जब F1PD का क्रॉस उसके प्रभावी जनक के साथ करवाते हैं आगे, यानी कि यहां ये F1PD और ये जनक ले आया मैं यहां पर एक ये वाला है ना, इन दोनों का क्रॉस करवाते हैं। F1PD का ये प्रभावी कैपिटल टी आएगा, ठीक है ना, प्रभावी कौन सा? ये वाला, दोनों कैपिटल टी और कैपिटल टी आएंगे। ये F1PD का प्रभावी जनक के साथ क्रॉस करवाते हैं, तब यह आउट क्रॉस या बाह्य संकरण कहलाता है। परंतु जब F1PD का अप्रभावी जनक के साथ क्रॉस करवाते हैं, तब इसे संकरण टेस्ट क्रॉस कहते हैं, परीक्षण क्रॉस कहते हैं। यानी कि ये F1PD है, इसका क्रॉस किसके साथ करवाया मैंने? स्मॉल टी के साथ में करवाया, ठीक है ना। ये F1PD और ये इसका अप्रभावी जनक, ये ले लिया मैंने यहां पर, इन दोनों का क्रॉस करवाएंगे तब कहलाएगा परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस। ठीक, अगला पॉइंट देखिए, पहला क्या है? जब F1PD का संकरण अप्रभावी जनक, कौन से के साथ? अप्रभावी जनक के साथ करवाते हैं तब परीक्षण संकरण। और जब F1PD का संकरण दोनों जनकों में से किसी के साथ करवाते हैं तो संकर पूर्वज। यानी कि संकर पूर्वज दो प्रकार का है, एक तो परीक्षण क्रॉस और एक बाह्य संकरण, ठीक है ना। बाह्य संकरण जो अभी मैंने आपको ऊपर दिखाया था पिछले पेज पर। अगला पॉइंट है मेंडल के पृथक्करण अथवा युग्मकों की शुद्धता नियम। देखो पृथक्करण के नियम का ही दूसरा नाम क्या है? युग्मकों की शुद्धता का नियम। एक नाम और है इसका, विसंयोजन का नियम। पृथक्करण का मतलब क्या होता है? अलग होना, और विसंयोजन का मतलब होता है अलग होना। के अनुसार युग्मक बनते समय युग्म विकल्पी पृथक पृथक हो जाते हैं तथा प्रत्येक युग्मक में एक लक्षण के लिए एक युग्म विकल्पी पाया जाता है। होता क्या है कि ये जो जनक थे, इन जनक के मध्य में अपने क्रॉस करवाया कैपिटल टी और कैपिटल टी, स्मॉल टी के बीच में, तो ये F1PD में एक कैपिटल एक स्मॉल, ये दोनों जीन जीवन भर साथ साथ रहते हैं इस पौधे में। लेकिन जब इसका स्व परागण करवाएंगे, यानी कि इसका क्रॉस इसी के साथ करवाएंगे ना, कैपिटल स्मॉल टी का क्रॉस कैपिटल स्मॉल के साथ ही करवाएंगे, तो इसे स्व परागण कहेंगे। तो हमें F2PD जो प्राप्त होगी उसमें वापस शुद्ध युग्मक वाले पौधे प्राप्त हो जाएंगे इससे, है ना। ये वाले भी हो जाएंगे, दो तो ये होंगे संकर लंबे वाले, एक ये शुद्ध लंबा वाला और एक स्मॉल टी वाला ये पौधा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें ये पौधे प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर ये शुद्ध युग्मक वापस प्राप्त हो गए। प्रथम पीढ़ी में शुद्ध युग्मक नहीं थे, कहाँ थे? जनक में थे शुद्ध युग्मक ये दोनों, है ना, शुद्ध लंबा और शुद्ध बोना। लेकिन F2PD जो है उसमें शुद्ध लंबा और शुद्ध बोना वापस प्राप्त हो गया, इसलिए इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ दोनों जीन साथ साथ रहते थे और F2PD में दोनों जीन वापस अलग अलग हो गए। ठीक है, तो इसे पृथक्करण का नियम भी कहते हैं। अगला है मेंडल के स्वतंत्र अपयून के नियम के अनुसार दो या दो से अधिक जीन, जैसे मान लीजिए पीले रंग के बीज हैं, है ना, और गोल बीज हैं, तो अपने क्या है? ये दो लक्षण ले लेना। और पीले रंग का जो है वो स्मॉल वाई हरे रंग के बीज, और आर गोल के लिए झुर्रीदार स्मॉल आर। तो ये कह रहा है कि ये जो पीले वाला जो जीन है
वो इस गोल बीज वाले जीन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालता है। दोनों जीन अलग अलग हैं, स्वतंत्र हैं, अपना अपना काम करते हैं। यानी कि जो पीले वाला जो जीन है वो इस हरे वाले जीन के ऊपर ही प्रभावी है, और गोल बीज वाला जो जीन है वो झुर्रीदार वाले बीज पर प्रभावी है। ठीक है, तो इसे ही मेंडल का जो तीसरा नियम है, स्वतंत्र अपव्यय का नियम, यानी कि प्रत्येक जीन स्वतंत्र काम करता है। अब देखिए मेंडल के जो प्रयोग हैं वो दो प्रयोग हैं, एक तो एक संकर संकरण का प्रयोग, दूसरा है द्विवीय संकर संकरण का प्रयोग। एक संकर संकरण के आधार पर दो नियम थे, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम। तो यहां पर ये पृथक्करण के नियम का जो अनुपात है वो पूछ रहा है कि लक्षण प्रारूप का अनुपात कितना होता है, 3:1। पिछले वीडियो में हमने इसको बिल्कुल डिटेल्स में समझा था। बाहर से देखेंगे तो 3 पौधे लंबे, एक पौधा बोना प्राप्त होगा, लेकिन जीन प्रारूप देखें, उसके जीन देखें तो एक पौधा तो शुद्ध लंबा है, 2 पौधे संकर लंबे और एक पौधा बोना प्राप्त होगा। ठीक है, तो यानी कि 3:1, 4 पौधे हैं तो यहाँ 1:2:1, ये भी 4 ही पौधे होंगे। ये 3:1 इसी को खोल के लिख दिया। इस 3 का मतलब तो क्या है, 1 और ये 2 वाला है ना, 1 और 2 कितने होते हैं, 3, और ये दूसरा जो बोना पौधा ये अकेला है, ये रहा 1। इसी प्रकार से द्विवीय संकर संकरण यानी कि स्वतंत्र अपव्यय का जो नियम है वो द्विवीय संकर संकरण प्रयोग पर आधारित है। दो लक्षण साथ साथ लिए थे, 16 पौधे प्राप्त होते हैं, उसमें से 9:3:3:1 ये लक्षण प्रारूप है। कैसा है, लक्षण प्रारूप, जिसको फिनोटाइप कहेंगे। और जीन प्रारूप जीनोटाइप क्या होगा, 1:2:2:4। देखो ये जो 9 है ना, 9 इसी के टुकड़े कर दिए, 1:2:2:4, यानी कि 1 और 2 3, 3 और 2 5, और 5 और 4 9 होते हैं, तो 9 हो गया नहीं ये। दूसरा 3 का क्या हो गया, 1:2, और अगले 3 का क्या हो जाएगा, 1:2, और ये बच गया लास्ट में अकेला 1, ये 1। तो जो लक्षण प्रारूप है 9:3:3:1, उसी से जीन प्रारूप बनाएंगे अपन 1:2:2:4, 1:2, 1:2 और 1। ठीक है, तो ये अनुपात सीधा आता है कई बार एग्जाम में कि एक संकर संकरण के लिए लक्षण प्रारूप लिखिए और जीन प्रारूप का अनुपात लिखिए, है ना, या पृथक्करण के नियम के लिए अनुपात लिखिए। इसी प्रकार से द्वितीय संकर संकरण की बोल दीजिए, या फिर स्वतंत्र अपव्यय का नियम बोल दीजिए, क्योंकि स्वतंत्र अपव्यय का नियम द्वितीय संकर संकरण प्रयोग पर आधारित है, उसका अनुपात लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप पूछा जाता है, जो हमें ये लिखना है। अगला पॉइंट है, संकरण के द्वारा भिन्न भिन्न वंशों के अच्छे लक्षणों को एक ही वंश में लाया जाता है, यानी कि मेंडल के जो नियम है उनका क्या महत्व है, क्या उपयोग है, उसका पॉइंट है ये। जो अच्छे लक्षण होंगे वो हम लेके आएंगे, यानी कि किसी पौधे का अपन संकरण करवाएंगे दूसरे पौधे से, तो उसमें अच्छे लक्षण वाले पौधे के साथ ही उसका संकरण करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे, ताकि जो संतान उत्पन्न होगी, जो बीज बनेंगे, नया पौधा आगे अगले F1 पीढ़ी में नया पौधा हमें प्राप्त होगा, है ना, वो उन्नत नस्ल का हो, अच्छे गुणों वाला हो। मेंडल के नियमों के उपयोग से रोग प्रतिरोधक एवं उच्च उत्पादन वाली फसलें विकसित की जाती हैं, जैसे संकर किस्में, संकर बाजरा, है ना, संकर जो फसल है अपन मार्केट में आती हैं, बीज आते हैं, अपन बोते हैं खेतों में, तो वो संकर पौधे तैयार किए जाते हैं। मेंडल के नियमों से जीन संकल्पना की पुष्टि होती है, जीन जो है एक जीन एक लक्षण का नियंत्रण करता है, इसकी पुष्टि होती है। और सबसे लास्ट जो अंतिम पॉइंट है, ये डेफिनेशन, एक परिभाषा है कि मानव जाति के सुधार से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, सुजोनिकी कहते हैं। ठीक है, सुजोनिकी किसे कहते हैं, मनुष्य जाति का सुधार के लिए जो मेंडल से संबंधित जो नियम है उनका प्रयोग किया जाए। ठीक है, विज्ञान की जिस शाखा में मानव जाति के सुधार के लिए मेंडल के नियमों पर आधारित है, मेंडल के नियमों के आधार पर मानव जाति में सुधार किया जाता है, उसे सुजोनिकी कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने ये जो महत्वपूर्ण बिंदु है, इसमें एक प्रकार से हमने तीसरा जो पार्ट है उसका शॉर्ट में रिवीजन किया है, और जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो यहाँ दी गई हैं, जहां से एग्जाम के अंदर आने की पूरी संभावना होती है। और अगले वीडियो में हम इसके जो प्रश्नोत्तर हैं वो समझेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।